हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर। संध्या की इस बेला में हम अपने प्रॉमिस को पूरा करने फिर आपके सामने आ गए हैं और आपके अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के वो अच्छा कलेक्शन जो आपके जीवन में कुछ ऐड करने का काम करेगा और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे हम लोग सर। एकदम सर किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं सर और थोड़ा बहुत तो हम आपकी हेल्प कर ही देंगे। और रही बात वैकेंसी की, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, उस पर भी आपको डर लगता होगा। एकदम डरने की जरूरत नहीं है। जो एलआईसी का एजेंट है वो फॉर्म भर दिया, जो दुकान करता है वो फॉर्म भर दिया है, जो गांव में हल जोतता है वो फॉर्म भर दिया है, अगर वो नॉर्मली +2 कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपको कंपटीशन किसी से नहीं है, इसलिए आपको डरने की एकदम जरूरत नहीं है। और आपको तो एकदम वो बच्चा जो रेगुलरली पढ़ रहा है उसको तो एकदम नहीं डरना है। रिजल्ट सर आप ही का होगा, क्योंकि सर 5 से 6% ही बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ पाते हैं। इसलिए सर आप खूब मन लगा के पढ़िए, उम्मीद करते हैं कि आपका सब कुछ अच्छा होगा। आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है विस्थापन होता है। इसमें बड़ा ना बच्चा को डाउट होते रहता है कि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, 100 और विस्थापन ऋणात्मक को होता है। चला रही भाई रे हम, और विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन शून्य भी होता है। आप कहिएगा कैसे? तो अगर ये वस्तु यहां है, हम आज सुबह भी पढ़ाए हैं और इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, अगर इस वस्तु को हम ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये धनात्मक विस्थापन हुआ, अगर ये वहीं आ जाता है तो ये शून्य विस्थापन हुआ, और ये जहां से चला वहां नहीं आके नीचे की ओर चला गया तो ये ऋणात्मक विस्थापन। यहां से चला ऊपर की ओर धनात्मक विस्थापन, वहीं पर आ गया जीरो विस्थापन, और अगर ऐसे गया और नीचे की ओर चला गया तो ऋणात्मक विस्थापन। ध्यान से देखना, यहां से चला ऊपर की ओर धनात्मक, फिर वहीं आ गया शून्य और नीचे की ओर चल गया ऋणात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर पहला कि देखिए दूरी और विस्थापन की अगर बात करोगे सर, ध्यान देना, अगर हम दूरी 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 और विस्थापन की बात करें, दूरी एंड विस्थापन की बात करें, तो हमने कहा है सर कि दूरी जो है आपका, दूरी जो है आपका, वो आपका दूरी की अगर बात करोगे तो दूरी धनात्मक होगा। दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। और अगर विस्थापन धनात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, ये ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। या तो यहां से वहां तक जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, चलवे नहीं करेंगे तो जीरो। और अगर हम इसकी बात करें विस्थापन की, तो ये धनात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, ये ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक 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 भी होगा, और ये शून्य भी होगा। ये तीनों होगा, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और क्या? शून्य होगा। और अगर हम दूरी की बात करें तो इसका SI मात्रक मीटर है, यहां विस्थापन की बात करें इसका भी SI मात्रक मीटर है। ये भाई मेरे अदिश राशि है, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती, टेढ़ा मेढ़ा भी चलोगे तो सर वो दूरी कहलाएगा, लेकिन अगर सीधा नहीं चलोगे तो विस्थापन नहीं कहलाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? ये सदिश राशि है। ये कौन राशि है सर? सदिश राशि है। तो कहते हैं ये धनात्मक और शून्य दोनों होता, चलवे नहीं कीजिएगा तो जीरो, चल लीजिएगा तो धनात्मक। ये धनात्मक भी होगा, इससे जाएगा धनात्मक, फिर वहीं आ जाएगा जीरो, और फिर नीचे की ओर चल जाएगा ऋणात्मक। तो ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। द्रव्यमान इसका SI मात्रक मीटर, ये सदिश है। क्यों? क्योंकि अगर सर सीधे जाओगे तो दूरी विस्थापन, और टेढ़ा मेढ़ा जाओगे तो दूरी। ये है सर दूरी और ये है विस्थापन। तो सीधे जाओगे तो विस्थापन, इसका मतलब ये इसमें सीधा वाला डायरेक्शन है, इसमें निश्चित डायरेक्शन है, इसलिए ये सदिश होगा। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? विस्थापन होता है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, इनमें से सभी हम कहेंगे भाई मेरे, इनमें से सभी इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लीजिए। आप कहेगा दूरी तो कहेंगे या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, कहेंगे दूरी या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा।
दूरी या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। देखिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कहेगा विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों, दूरी या तो धनात्मक या तो शून्य होगा, दोनों का सहमात्रक मीटर, ये अदिश राशि और वो सदिश राशि। आंसर क्या हो जाएगा सर? ए फॉर एप्पल। कहता है ए डॉट बी बराबर √3, ए डॉट बी बराबर √3 ए क्रॉस बी होगा। यहां ए क्रॉस बी बराबर √3 ए इंटू बी, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आप पढ़े होंगे सर फिजिक्स तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सुने होंगे। तो कहते हैं यदि ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट √3 ए डॉट बी हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? तो बताइए सर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये हमको दिया हुआ है और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर? हम ये जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तुम कहिएगा हम मास्टर साहब ना जानते हैं, तू जानता है, पढ़ा होगा, तुम याद करो। और ए क्रॉस बी अगर होगा, ए क्रॉस बी अगर होगा तो ये हो जाएगा भाई मेरे ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े हैं सर? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको गुरुजी पढ़ाए होंगे। देखिए सर आपका जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स से मिलेगा, उससे कम केमिस्ट्री से मिलेगा, उससे कम बायोलॉजी से मिलेगा, लेकिन सभी डिसाइडिंग फैक्टर हैं। सारे पेपर्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो कहते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। इसका नॉर्मल सवाल है, ये एकदम वैल्यू पुट कर दीजिए सर। ए क्रॉस बी बराबर हम पुट कर देते हैं ए बी साइन थीटा और √3। ए डॉट बी बराबर हम पुट कर देते हैं सर ए बी कॉस थीटा। तुम कह रहे हैं मास्टर वाह कहां से लाया रे? होता है रे भाई, पढ़ा होगा, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं। और नहीं पढ़े हैं तो जानिए कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब यहां से क्या कीजिए सर? यहां से हम सर काट देते हैं। किसको काट देते हैं? ए बी कट गया, ए बी कट गया तो कितना हो जाएगा? ई साइन थीटा इस साइड आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। यहां से हम आती है तो ये कह देंगे हम टेन थीटा इज इक्वल टू √3। यहां से हम आते हैं सर तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री इज द आंसर। थीटा इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री इज द आंसर। ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा सर ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन। तुम कहेगा काहे लिख रहा है मास्टर बाबा फिर से? इसलिए लिख रहे हैं कि थोड़ा देखने में भी दिक्कत हो रहा होगा। तो ए क्रॉस बी बराबर √3 ए डॉट बी होता, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हो गया ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी का हो गया ए बी कॉस थीटा, ए बी कट गया तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। एक और बात तो हर भाई मैथवा ठीक है तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो मामला गड़बड़ाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, यह आपका ए बी साइन थीटा बराबर है √3, कल ये पेन ठीक है ना रे, बराबर ए बी कॉस थीटा। राइट इट डाउन, लिख लिए? लिख लिए? आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री इज द आंसर। आते हैं सर अगले क्वेश्चन में। कहता है एक समान वेग में त्वरण होता है। सर एक समान वेग का मतलब हुआ, गौर फरमाइएगा, अगर एक समान वेग से मतलब एक्सीलेटर नहीं देना है। जैसे तुम भाई गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी चलाता है तो ऐसे मारता भ्रूं भ्रूं तो एक्सीलेटर देता है ना, तो वेग में परिवर्तन हो जाता है। एक्सीलेटर नहीं दोगे तभी ना एक समान वेग चलेगा। इसका मतलब अगर एक समान वेग कहे तो त्वरण 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेटर 0। नहीं बुझा? गाड़ी हम चला रहे हैं, एक समान वेग से हमको जाना है, इसका मतलब एक्सीलेटर नहीं देंगे। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और एक समान वेग से जाना है तो एक्सीलेटर नहीं देंगे ना, एक्सीलेटर नहीं देंगे तो त्वरण का मान 0।
जब ये कह दिया चला, और दूसरा अगर मान लो 2 सेकंड में 4 मीटर गया, अगला 2 सेकंड में और 4 मीटर गया तो 8 मीटर हो गया, और अगला 2 सेकंड में फिर 12 मीटर गया, यानी हर 2 सेकंड में अगर कोई पिंड 4 मीटर चल रहा है, देखो पहला 2 सेकंड में 4 मीटर चला, दूसरा 2 सेकंड में 4 से 8 गया, फिर 4 मीटर चला, तीसरा 2 सेकंड में 8 मीटर से 12 मीटर गया, फिर 2 सेकंड चला। इसका मतलब ये जो कार है इस समान वेग से जाएगा, हर सेकंड समान दूरी तय करेगा, लेकिन त्वरण 0 होगा। अब देखो कहता है अगर समान वेग कह दे प्रश्न क्या कहे चला, समान वेग, तो क्या क्या होगा, तो हम कहेंगे समान समय में समान दूरी। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेटर दे नहीं रहे, तो 1 घंटा में अगर एक्सीलरेटर नहीं दे रहे, एक समान चाल से चलेंगे तो आधा घंटा में 10 किलोमीटर चलेंगे, तो अगलो आधा घंटा में 10 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि एक समान चाल से चल रहे हैं, क्योंकि ये एक समान वेग है। आप दूसरा कहेंगे भैया मेरे त्वरण का मान 0, क्योंकि एक्सीलरेटर नहीं दे रहे हैं, समान वेग है तो एक्सीलरेटर का मान 0, और समान समय में समान दूरी, तो भैया ये कार जो है समान समय में देखो समान दूरी चल रहा है, हर 2 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 4 से 8 यानी 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में 8 से 12 यानी 4 मीटर। बता आंसर क्या होगा? समान वेग में त्वरण का मान 0 होता है। दूसरा समान समय में समान दूरी जाएगा, समान वेग में दो बात होगा, समान समय में समान दूरी या त्वरण का मान 0। सर बायोलॉजी के बारे में बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा है कि बायोलॉजी सर पढ़ाइए। सर मामला ये है कि बायोलॉजी चूंकि सारा पेपर हम पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है, हम अकेले सारा पेपर नहीं पढ़ा सकते। न्यूमेरिकल भी हम ही पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन भी हम ही पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी हम ही पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी बैच चला रहे हैं, फिटर का भी बैच चला रहे हैं। तो सर सारा पेपर मेरे से पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक बहुत अच्छे टीचर को लाया है बायोलॉजी के लिए, जो जिनका हम सर बहुत अच्छे हम नहीं कर सकते। अगर आप लोग रिक्वेस्ट, आप लोग बहुत सारे बच्चे जिनको बायोलॉजी की जरूरत है, नहीं जरूरत है पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आप बायोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक अच्छे शिक्षक को हम लाए हैं और जो आपके साथ जुड़ेंगे। चूंकि चला मेरा जो है ना आगे सारा टेक्निकल पेपर जो है वो भी हमको पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रीशियन के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फिटर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा इन मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो वो सारा पेपर हमको पढ़ाना है। तो हम सारा पेपर इधर उधर सब जगह नहीं पढ़ा सकते, मेरी क्वालिटी पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और तुम, क्योंकि हम सर, मैं मानता हूं एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों को वो दे पाता है जो एग्जाम में पूछता है। तो मैं अगर मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो मैं तेरे साथ बेईमानी करूंगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो अभी मैं उनका क्लास डेमो क्लास में लगाऊंगा, और डेमो क्लास में अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग एडमिशन लेके आप उसमें बहुत कम फी रखेंगे, 100 रुपया ही फी रखेंगे, ताकि अफोर्डेबल प्राइस हो और आप लोग पढ़ पाएं। ऐसा नहीं कि मैं उसका 300 400 700 रखने वाला हूं, 100 रुपया मात्र फी रखेंगे सर। और आप लोग को डेमो अगर पसंद आए, जितना ही बच्चा एडमिशन लेगा वो बच्चा पढ़ लेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं। आप पहले सर डेमो कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे टीचर हैं। वो तो आप डिसाइड कीजिएगा, वो हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो हम देख लेते हैं जैसा होगा, हम टाइमिंग जो है सर आप लोगों को बता देंगे कल। और आपका जो है अगर आप कहिएगा तो हम कल ही उनका डेमो वीडियो लॉन्च कर देंगे, और आप लोग देख के फिर हमको रिप्लाई कर देंगे, तो हम सर वैसा कर लेंगे। और टाइमिंग नहीं होगा तो आप टाइमिंग मैं आपको डिसाइड करके अभी क्लास के दौरान ही बता दूंगा कि कितने बजे से हम लोग कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं, आज कल या परसों से हम सर उनका क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग देख लेंगे। और जिनको, चूंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, और मेरे से सर सारा पेपर पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि उधर इलेक्ट्रीशियन मेरा वेट कर रहा है, यूपीपीसीएल का वैकेंसी आया हुआ है, फिटर मेरा वेट कर रहा है, नल कूप वाला वैकेंसी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल वेट कर रहा है, सीसीजेई की वैकेंसी आई हुई है, तो सारा चीज हमको पढ़ाना होता है। तो सब चीज हम अकेले नहीं पढ़ा सकते। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने कहा कि आप आइए और बायोलॉजी पढ़ाइए, चूंकि बायोलॉजी में उनका बहुत अच्छा पकड़ है, तो आप क्लास करेंगे तो अपने पता चल जाएगा। और मैं तो कभी सर वो फालतू का काम नहीं करता हूँ, फालतू का टीचर मेरे समझ में नहीं आता है। हमको लग जाएगा बच्चा के साथ जस्टिस कर पाएंगे, तभी हम सर उनको कोशिश करेंगे लाने का। और आप लोग सर अगर इंटरेस्टेड हैं तो सर आप लोग, अगर लगता है कि बायोलॉजी हम लोगों को पढ़ना है या बायोलॉजी की हमको ज़रूरत है, तो हम मात्र 100 रुपया में सर बैच लाएंगे। बहुत ज़्यादा फी हमको नहीं रख रहे हैं,
मात्र 100 रुपया, जो कि सर उनका भी पेट चल सके, यहाँ के स्टाफ का पेट चल सके और एक खर्च जो है वो मैनेज हो सके, तो हम सर 99 रुपये में ही आपको बैच देंगे, पहले से ही हम बोल देते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, हम डेमो देखना चाहते हैं, वो लोग एक टाइप कीजिए सर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, वो लोग एक टाइप कर दीजिए सर, तो मैं भी सर थोड़ा सा देख लूँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वो लोग एक टाइप करेंगे सर, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट सर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सर एक टाइप करेंगे तो मैं आपको सर टाइम फिक्स करके दे दूंगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। एक अच्छी क्लास आपको मिलेगी सर, क्योंकि मैं अभी तक 12 से 13 टीचर से मिल चुका हूं, उसके बाद मैंने एक टीचर को सेलेक्ट किया है, जो आप बहुत ऐसा नहीं वो नए टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं, शायद बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़े भी होंगे, तो आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। और कल तो 5:30 बजे, ठीक है मैं देख लिया, बहुत सारे बच्चों को क्लास चाहिए, तो देखते हैं सर, हम आपको पढ़ाने के दौरान ही हम टाइम मेंटली एडजस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं सर कौन सा टाइम आपको शूट करेगा। आइए सर, अशुद्ध पानी का क्वथनांक देखिए सर, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जैसे आप कभी क्या कीजिए, आप 2 कंटेनर ले लीजिए सर, 2 कंटेनर ले लीजिए। एक कंटेनर आप ले लीजिए सर, ये इसमें ले लीजिए नॉर्मल शुद्ध पानी, ये आप ले लीजिए सर शुद्ध पानी, और एक कंटेनर आप ले लीजिए सर जिसमें आप ले लीजिए नाला का पानी, नाला का पानी जिसमें सर लेटरिंग रहता है, नाला का पानी जिसमें आप बहुत सारी चीजों को विसर्जित करते हैं, गंदा कचरा विसर्जित करते हैं, ये हो गया आपका सर नाला का पानी, नाला का पानी। और यहां पर आप हीट करना इसको शुरू कर दीजिए, ये मैंने हीट करना शुरू कर दिया। अब सर नाला का पानी है तो कचरा होगा बहुत सारा, तो आप इसको हीट करना जैसे शुरू कीजिएगा ना सर, मामला गड़बड़ाएगा। मामला क्या गड़बड़ाएगा कि ई हीट की जगह 100 डिग्री सी पर खोलने लगेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खोलने लगेगा। लेकिन इसको जब हीट कीजिएगा ना, ये तो सर क्या दो कीचड़ रहता है, 100 पर गरमा दिया, अच्छा अब खोलना पड़ेगा, इसका मतलब 100 पर नहीं सुनेगा, आप गर्म करके दे, कादो कीचड़ रहेगा, वो 100 जितना पर पानी खोल जाएगा उतना पर सुनबो नहीं करेगा। इसका मतलब ये 100 डिग्री सी से अधिक पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से अधिक पर खोलेगा। तो अब 100 डिग्री डिपेंड करेगा सर, अशुद्ध पानी है तो कितना अशुद्ध है, जितना ज्यादा अशुद्धता होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा अशुद्धता होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर अशुद्धता बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अशुद्धता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहते हैं अगर शुद्ध पानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो अशुद्ध पानी 101 नहीं मार सकते हैं। यहां आप कहेगा मास्टर साहब काहे नहीं मार सकते, आप तो बोले 100 से अधिक। नहीं सर, 100 से अधिक मतलब वो फिक्स नहीं है। लड़का को मास्टर साहब पढ़ा दिए 100 से अधिक, जैसे मिला 101 मार देगा। सर ये भी तो देखिए, इनमें से कोई नहीं भी तो आपका इंतजार कर रहा है। अशुद्धता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 115 120 पर खोल लेगा, नहीं हो। अब साफे एकदम कादो कीचड़ मोटका मोटका ढेला रखल है माइट के, मिट्टी के, तो सुनेगा नहीं सुनेगा। इसका मतलब 100 डिग्री सी से अधिक का जो ऑप्शन होगा वो मार देंगे। अगर चारों ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, एक ऑप्शन है 100 डिग्री सी से अधिक, तो वो मार देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। जल्दी से सर इसको लिख लीजिए। शुद्ध पानी 100 डिग्री सी पे खोलेगा, और नाला का पानी है कादो कीचड़ 100 डिग्री सी से अधिक पर खोलेगा। हो गया, 100 डिग्री सी से अधिक पर खोलेगा। यहां लड़का आना धून मारता है 101 डिग्री सी। सर कॉन्सेप्ट की बात कीजिए, मैं चाहूं तो आपके लिए नाच भी सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि हमको पता है अभी जो भी टीचर आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरा बस चले तो मैं उनको सर इस धरती से विदाई दे दूं। कहता है निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? कहता है सर निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? चला आंसर हो जाएगा आपका, एक है आपका कैल्शियम, एक है आपका अल्युमिनियम, एक है आयरन, एक है निकेल। सर देखिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील की अगर बात करोगे तो कैल्शियम हो गया, इस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। सोडियम,
फास्फोरस, यही तीन में से कोई एक ऑप्शन में देगा। इस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज है, बट रिएक्टिविटी सीरीज को आप छोड़ दीजिए सर। इस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील में से आता है। ये ऑप्शंस तीनों आपको देखने को मिलेगा। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील में यही तीन गो में से कोई आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, जिसमें आपका आ गया कैल्शियम, सोडियम और फास्फोरस। बाकी भी बहुत सारे हैं जो प्रतिक्रियाशील हैं, लेकिन ये तीनों देखें। देखो निकेल, ये स्टील में मिलाया जाता है, ये सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होगा तो निकेल, तो स्टील बचेगा। अल्युमिनियम, ये भी सर आपके यहाँ बर्तन है, क्या वो अभी अधिक प्रतिक्रियाशील है? और शीशा का भी बर्तन आपके साथ है, तो क्या वो अधिक प्रतिक्रियाशील है? एकदम नहीं है। कैल्शियम बोल दे तो चूना, अब बताइए चूना में पानी दे जाएगा, भयानक तरीके से अभिक्रियाशील है, इसीलिए तो ये अधिक प्रतिक्रियाशील है। राइट इट डाउन। कैल्शियम जब ये कहेगा सर तो चूना, और चूना और सल्फ्यूरिक, देखिए एगो चीज और आपको इसमें और कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सर, चूना और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों भी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील के लिस्ट में आते हैं। और चूना जब ये कह दिया तो कैल्शियम, अब बताओ तो अल्युमिनियम प्रतिक्रियाशील रहता था, हम लोग घर में यूज कर पाते। इस सब क्वेश्चन से डरना नहीं है, सोचना है। सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। अगर हम शीशा की बात करें तो शीशा का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, क्या सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? और अगर हम निकेल की बात करें, निकेल का सर सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? एकदम नहीं है। निकेल हम लोग स्टील में यूज करते हैं, अगर सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होगा तो बचेगा। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख लिए सर। यही 5, 1 2 3 4 5 ऑप्शन में देखा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, चूना और सल्फ्यूरिक एसिड। द नेक्स्ट वन इज प्रबल अम्ल के विलयन। गौर फरमाइएगा सर, प्रबल अम्ल के विलयन, बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए। प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। पहले तो सर ये जानिए कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार अगर लिस्ट की है, ठीक ना? जो देखो हम आपको सर, अगर आप पढ़े होंगे कहीं पर भी, तो अम्ल और क्षार का डिफिनेशन क्या है? एकदम सिंपल लफ्जों में अगर हम बात करें, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बुकिश टाइप बात नहीं, अम्ल और क्षार का डिफिनेशन क्या है सर? एक लफ्ज में बताइए सर। अम्ल की अगर हम बात करें तो जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। सर एकदम आज से ना इस बात को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा सर। H+, सब क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है एसिड बेस सॉल्ट का, यही 2 लाइन के इर्द गिर्द। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार है। ठीक है, नहीं समझे? जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा क्षार। ही दिमाग में डाल लीजिए, H+ तो अम्ल, OH- तो क्षार, H+ तो अम्ल, OH- तो क्षार, H+ तो अम्ल, OH- तो क्षार। एकदम डाल लीजिए, एसिड बेस सॉल्ट का लगभग सारा सवाल आपको इसी पर मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम? H+ देगा तो अम्ल है, OH- देगा तो क्षार है। अब आते हैं चला इस पर, क्वेश्चन पर, बस 2 लाइन, और 2 लाइन के बाद सीधा इधर। अब देखो, इसी में अम्ल और क्षार को 2 भाग में बांट दिया गया। 2 भाग क्या क्या है? एक है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक है भाई हमर सोना हमर दुर्बल अम्ल। आज इसी टॉपिक को हम पूरा हाईलाइट किए हैं, पूरा हाईलाइट मेरा यही टॉपिक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यहां भी हो जाता है भाई मेरे प्रबल क्षार, यहां हो जाएगा आपका प्रबल क्षार, और दूसरा होता है भाई मेरे दुर्बल क्षार। एक होता है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है, आप देखिए सर, प्रबल अम्ल जिसको हम कहते हैं H+ देगा, तेजी से, जो तेजी से H+ देगा तो अम्ल। देखो कितना आसान भाषा में हम तुमको समझा रहे हैं। H+ देगा तो अम्ल, तेजी से देगा तो प्रबल अम्ल। आइए धीरे धीरे देगा, H+ देगा
धीरे धीरे। तो यहां प्रबल क्षार OH माइनस देगा तो क्षार, और जो तेजी से OH माइनस देगा तेजी से, OH माइनस देगा तेजी से, तेजी से OH माइनस देगा, OH माइनस तेजी से देगा तो हम कहेंगे इसको प्रबल क्षार। और OH माइनस धीरे धीरे देगा, OH माइनस धीरे धीरे देगा तो हम इसको कहेंगे भैया दुर्बल क्षार। देखो हम कहेंगे H प्लस देगा तो अम्ल, OH माइनस देगा तो क्षार, H प्लस तेजी से देगा तो प्रबल अम्ल, और H प्लस धीरे से देगा तो दुर्बल अम्ल, और OH माइनस तेजी से देगा तो प्रबल क्षार, और OH माइनस धीरे से देगा तो दुर्बल क्षार। H प्लस देगा तो अम्ल, तेजी से देगा तो प्रबल, और धीरे धीरे देगा तो दुर्बल। OH माइनस देगा तो क्षार, तेजी से देगा तो प्रबल क्षार, और धीरे धीरे देगा तो दुर्बल क्षार। जल्दी से एक बार लिख ले और फिर हम थोड़ा से बतिया लेते हैं। जल्दी लिखना है ना तो मामला गड़बड़ हो जो तू। हो गलो। अब देखिए, अब आते हैं सर, अगर आप लिख लिए होंगे तो हम आते हैं नेक्स्ट पर। कहते हैं प्रबल अम्ल के विलयन में, इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग बेस में यानी प्रबल क्षार, वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल, और वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार, जो आपके सामने है। ठीक है, अब देखो कहता है प्रबल अम्ल के विलयन, पहले ये लिस्ट लिख लो, ढेरी क्वेश्चन मिलेगा अभी आगे। राइट डाउन द लिस्ट। देखो तुम गौर से, ये अम्ल है, ये सब H प्लस देगा, कहीं पर भी OH नहीं मिलेगा। ये अम्ल है, देखो सब H प्लस देगा। ये क्षार है, देखो OH देगा, OH 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 OH। ये तेजी से देगा इसलिए मजबूत क्षार है, और ये धीरे से देगा इसलिए दुर्बल क्षार है। अब देखिए, लिख लिए सर। कहता है आज हम इसी टॉपिक को हाईलाइट किए हैं पूरा। कहता है जल्दी से आप लिख ही लीजिए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। राइट डाउन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, आपको नहीं पता चलेगा लेकिन आपके लिए है। क्वेश्चन बनाइएगा तब ना पता चलता। अरे भाई हो गया। अब देखिए, हमने कहा प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं, तो चला रही ये प्रबल अम्ल का विलयन ये है, प्रबल अम्ल ये हो गया आपका, हो गया ना। तो कहता है अणु और आयन दोनों, ज्यादातर अणु, ज्यादातर आयन, ज्यादातर पानी। सर जब ये प्रबल अम्ल होगा तो वो प्रबल मात्रा में H प्लस देगा, और H प्लस क्या है सर? तो आयन है। अगर प्रबल अम्ल होगा तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? जो तेजी से H प्लस देगा। तो H प्लस क्या है? H प्लस अणु है, H प्लस पानी है, H प्लस अणु है, तो H प्लस आयन है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आया हो। H प्लस पानी है, कहता है प्रबल अम्ल के विलयन, तो प्रबल रूप से H प्लस देगा। H प्लस क्या है? आयन है, और आयन है तो भैया अणु तो होगा नहीं। आंसर अणु होगा, जैसे H2O रहता था अणु हो जाता। H प्लस में H जो है वो अणु है। अणु तब होगा जब यौगिक होगा, क्योंकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तो अब अणु होगा नहीं तो पानियों नहीं होगा। H प्लस पानी है, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, यू विल गेट द आंसर। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, पहले तो इस सार्वत्रिक सूचक है क्या? सार्वत्रिक सूचक कहते किसको हैं? यह सार्वत्रिक सूचक कहते किसको हैं सर? तो कहेंगे यह सार्वत्रिक सूचक की अगर हम बात करें तो यह, अगर हम बात करें तो यह अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। यह अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। लिख लो जल्दी से। सार्वत्रिक सूचक की अगर हम बात करें तो यह अम्लीयता तथा
क्षारीयता को बताता है। जल्दी से लिख। सार्वत्रिक सूचक की अगर हम बात करें तो यह अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। किसको बताता है सर? सार्वत्रिक सूचक अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है। चलो हो गया। अब हम कहेंगे कि क्षार कह रहा है, तो ये जो सार्वत्रिक सूचक पर हम ABR BRB को हम सर हमेशा याद रखेंगे, इसमें कहीं कोई झोल झाल नहीं करना है। ABR BRB क्या है? तो ABR हो गया सर एसिड जो है ना वो ब्लू टू रेड कर देता है, और अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। एसिड जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है, और बेस जो है वो बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या करता है सर? रेड टू ब्लू करता है BRB, और ये ब्लू टू रेड कर देता है। पहले इसको लिख लीजिए सर, तब बतिया लेते हैं हम। लिखना जरूरी है भाई मेरे, न तो गड़बड़ हो जातो। लिखना, जल्दी लिख, बहानाबाजी नहीं चलेगा। लिखे लिखे हो? है दुष्ट, अब लिखवे नहीं करता है। लिखे, कहता देखो सार्वत्रिक सूचक या अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। ABR और BRB याद रखेंगे। एसिड अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को क्या डैश रंग में बदल देता है, तो क्षार अगर है तो लाल को नीला में बदल देता है। कहेगा किसको बदलता है, तो कहेंगे लाल को। कहेगा किस में बदल देता है, तो कहेंगे नीला को। कहेगा किसको बदलता है, तो कहेंगे लाल को। कहेगा किस में बदल देता है, तो नीला में। तो कहता है डैश रंग में बदल देता है, आंसर होगा नीला। और कहेगा किसको बदलता है, तो कहेंगे लाल। कितना देखो क्वेश्चन कितना आसानी से तुमसे बन जाएगा। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, अब पते नहीं चलेगा यहां देता लिटमस पत्र को बदल देता है, तुरंत तू बना देता, लेकिन यहां वो बात नहीं है। कहता क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को, यानी लिटमस पत्र को, इस चला ना लिटमस पत्रे है, लिटमस पत्र के रंग को डैश रंग में बदल देता है। तो डैश रंग में बदल देता है तो सर आंसर क्या हो जाएगा? बदल देता है तो नीला। कहता है किसको बदलता है, तो लाल को। ये कहेगा एसिड के बारे में बदल देता है किसमें? लाल में। किसको बदलता है, तो नीला को। जल्दी से सर आप इसको लिख लिए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगले में आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या कहता है? NaCl। देखिएगा क्वेश्चन को कितना तरीके से पूछा है, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना तरीके से पूछा है। मामला क्या है इस क्वेश्चन का, हम पूरा मामला आपको समझाते हैं सर। मामला क्या है? हमने आपको कहा कि अगर NaCl को सर हम नमक भी कहते हैं, साधारण लवण भी कहते हैं। देखो ये नमक का ना अनाधुन समझो, एक जो है क्या कहें, मतलब अत्याचार हो गया इस पर, हम उल्टा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, साधारण लवण की बात करते हैं। इसी को हम साधारण लवण भी कहते हैं। एकदम आराम से चला। NaCl यानी नमक, इसी को हम साधारण लवण कहते हैं। जब HCl NaOH या यूं कहें कि NaOH एकदम आराम से चला। अगर हम बात करें HCl प्लस NaOH, ये जब मिलेंगे तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करेंगे। ध्यान देना, अगर हम HCl प्लस NaOH की बात करेंगे तो NaCl प्लस H2O का निर्माण करेंगे। इसको जब आप कहिएगा सर ये प्रबल अम्ल है, आप कहिएगा अरे मास्टर हम नहीं मानेंगे तो हम थोड़ा दिखा देते हैं लिस्ट जो है। अब तू कहेगा लिस्ट हम कैसे याद करेंगे, तो याद करना पड़ेगा। तो सर कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ये प्रबल अम्ल है। ई चला भाई हमारा दुर्बल प्रबल क्षार है। इसकी अगर बात करोगे तो ये प्रबल क्षार है। आई प्रबल अम्ल अब प्रबल क्षार मिलके बना दिया ये NaCl लवण और जल। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है।
यानी नमक का बनना जो है, नमक का बनना, नमक का बनना 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 उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नमक का बनना, नमक का बनना, नमक का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जल्दी से लिख, अब तुमको अब समझाते हैं कैसे। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, नमक का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जल्दी से लिख, हो गया? जल्दी लिख, नमक का बनना कौन अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। हो गया? अरे हो गया। ये कैसे बनता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तुम कहेगा रे मास्टर कैसे मान ले हम ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है? तो हम थोड़ा लिस्ट दिखाते हैं HCl और NaOH के बारे में, तुरा खुद पता चल जाएगा। HCl और NaOH के बारे में जब आप लिस्ट देखिएगा सर तो खुद पता चल जाएगा। जल्दी से लिखिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपको क्वेश्चन की कह रहा है NaCl एक लवण है जो बनता है। हम आपको अभी तुरंत बताएं कि NaCl जो बनता है ना, वो बनता है HCl प्लस NaOH से। Ne जब बन जाएगा तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। रिएक्शन पर दिखाते हैं आपको कितना वेराइटी मारा है फायरिंग। आज हम ये रिएक्शन को पूरा मामले को क्लियर करने वाले हैं सर। तो ये NaCl जो है सर, आप गौर से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको HCl दिख जाएगा, ये देखिए, और स्ट्रॉन्ग बेस में आपको कहीं ना कहीं NaOH दिख जाएगा सर, ये देखिए। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर लवण और जल यानी साधारण नमक बनाता है। अब बताइए सर व्हाट इज द आंसर? तो कहते हैं तीव्र अम्ल और मंद क्षार, न दोनों तीव्र होगा, मंद अम्ल और मंद क्षार, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। व्हाट इज द आंसर? तीव्र अम्ल कहे प्रबल अम्ल, एक के बात है। तीव्र कहे प्रबल, खाली वर्ड चेंज कर करके देखो ना, कर कितना क्वेश्चन हम दिखाते हैं। तीव्र कहे कि प्रबल कहे, एक के बात है। तो आंसर बता क्या हो जाएगा? तीव्र यानी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग दोनों होगा। लिख लिए सर। आगे बढ़े, अगर आप लोगों का सर आज्ञा हो तो, आदेश हो तो। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहते हैं खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का जो नमक होता है वो किससे बना होता है? तो कहते हैं भैया एक मजबूत, खाने का नमक पूछा, फिर वही बात NaCl पूछा, तो NaCl प्लस H2O होता है। NaCl प्लस H2O अभी तुरंत हम आपको बताए हैं क्या, तो ये HCl प्लस NaOH का मिश्रण होता है। तो यहां बताइए HCl और NaOH का मिश्रण होगा तो NaCl प्लस H2O बनेगा, बोला ना? तो सर बताइए आंसर क्या हो जाएगा? फिर वही बात, यहां वहां तीव्र दिया है और यहां प्रबल दे दिया है, एक के बात है कि अलग अलग बात? तीव्र प्रबल एक के बात है। उसी के लिए देखो खाली क्वेश्चन हम ओरिजिनल है, कोई छेड़छाड़ हम नहीं किए हैं। एक के जगह तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कहता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। आंसर एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार इज द आंसर। एक दिया एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार। ना रे भाई, दोनों मजबूत, मजबूत अम्लों और मजबूत क्षारों मिलेगा, क्योंकि ये HCl यहां है सर और ये NaOH यहां है। खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका गड़बड़ कर दिया है, वहां तीव्र दिया है, यहां प्रबल दिया है, एक के बात, खाली लैंग्वेज चेंज है। बहुत सारा क्वेश्चन का देखिएगा सर डिजिट चेंज कर करके पूछा है, इसीलिए हमने अपने बुक में ये पूरा ध्यान रखा है कि सारा प्रीवियस ईयर आप तक पहुंच जाए, A to Z प्रीवियस। लेकिन तुम वही बात है, गाली देगा कहिया आएगा बुक रे मास्टर, सब दिन तो यही बात कहता है। बहुत जल्द सर हम आपको बता देंगे, इसलिए कि हम आपके उस गाली से डरते हैं जब आप ही कहिएगा कि गंदा बुक था। हम आपके उस गाली से डरते हैं जब जिस दिन आप ही कह दीजिएगा बुक में बहुते गलती है, हमरा ओकरा से बहुत डर लगता है। इसीलिए सर हम जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे क्लियर तरीके से हम आप तक बुक नहीं पहुंचाएंगे। बस आज और कल 1 से 2 दिन साधारण नमक विलयन के निर्माण के लिए, देखो खाली वही क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो उल्टा कर दिया है। खाली कहता है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम तरह की बोले हैं, हम बोले हैं कि NaOH यानी HCl चला
एकदम आराम से भाई हमर सोना हमर HCl और NaOH। आज ही फंडे क्लियर है, आज के बाद ही झोले नहीं रहेगा, ये बना देगा भाई हमारे NaCl+H2। ध्यान देना, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां तक क्वेश्चन पहुंच गया कि साधारण नमक के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता था भैया, HCl के साथ अभिक्रिया करता है, कहना है खोजना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मारना आंसर। क्वेश्चन है आज ही खत्म करेकर खानदान में जितना क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। चला आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आंसर बताओ। चला भाई हमार सोना हमार आंसर मार लेगा ना, खाली पूछने का तरीका अलग है। अब कहता है डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। के माई ये क्वेश्चन देखेगा ना, कहेगा भगवान मास्टरवा तो पढ़ाया था कि पीएच जो है ना अम्लीयता क्षारीयता के बात करता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है के कर नहीं पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षार है। पता है चला होता की है, जैसे मान लो कि ये एसिड है, ये क्या है चला एसिड है, और इसको हम ये लिटमस पत्र है, ये एसिड है, ये लिटमस पत्र है। तो चला इस पर जैसे हम ये अम्ल मारेंगे, ये अम्ल मारेंगे, और अम्ल जैसे हम मारेंगे ना तो ये लिटमस पत्र का रंग बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। अगर एसिड मार रहे हैं तो नीला है तो लाल हो जाएगा, अगर बेस मार रहे हैं तो लाल है तो नीला हो जाएगा। लेकिन एगो बात बताओ कि ये तो इस पे लिटमस पत्र का घोल मार, लिटमस पत्र पर एसिड या बेस का घोल मारेंगे तब ना ऐसा होगा। एगो बात बताओ, ये अगर लिटमस पत्र है, ये लिटमस पत्र है, ये ठोस है, एक सटा देंगे तो की होगा, रंग बदल देगा। अरे भैया लिक्विड फॉर्म में देंगे तब ना उसका रंग बदलेगा। ठोस ऐसे लाके एगो पत्थर लाके लिटमस पत्र पर रख दो तो रंग बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि लिटमस पत्र अपना रंग तब बदलता है जब वो उस पर लिक्विड पड़ता है, द्रव पड़ता है ना। देख चला 150 फीट नीचे कहने गेलो क्वेश्चन, कहेंगे लिटमस पत्र अपना रंग तब बदलता है, तब बदलता है जब उस पर द्रव डाला जाता है। द्रव्य मत बोल देना, द्रव डाला जाता है। द्रव मतलब लिक्विड डाला जाता है। जल्दी से एकरा लिख लो, अब फिर हम तोरा से फरियाते हैं मामला की है भाई हमर। सुना रे पढ़े चा कि नहीं पढ़ेगा तो मामला गड़बड़ाएगा। तुम तब समझ लेना, तोर समाज में कोई तोहर वैल्यू नहीं देगा, तब मामला की होगा सोच के देखना। ओकरा से अगर तोरा डर नहीं लगता है इसका मतलब तू बहुत अच्छा बच्चा है, तब तक कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर उससे डर लगता है कि समाज हमको क्या कहेगा, तो चला उससे डरो, आना तो मामला हो जाए तो भयानक वाला गड़बड़। अब क्वेश्चन देखो तो कुछ नहीं है, एक टेंशन नहीं लेना है। कहता क्या है, अब क्वेश्चन को पढ़ो तो तुरा अपने पता चल जाएगा। हेलो अब देखिए सर क्या कह रहा है, कहता है डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। सर किसी का पीएच हम पता लगा लेते हैं लिटमस पत्र से, लेकिन कह रहा है डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकते। ये कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? किसका नहीं लगाया जा सकता? ठोस का। किसका? ठोस का पता नहीं लगाया जा सकता। व्हाट इज द आंसर? चला कहता है स्याही का एकदम लगा सकते, पानी का ये भी लिक्विड है, जूस का ये भी लिक्विड है। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लगा सकते, काहे कि ठोस है। और ठोस को ऐसे सटा देंगे तो क्या होगा? पता चल जाता है, रंग बदल जाता है, एकदम नहीं बदलेगा। तो व्हाट इज द आंसर? चला सॉलिड इज नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज इट इज एसिड और इट इज बेस। क्लियर है? कोई भी ठोस से लिटमस पत्र पर पता नहीं चलेगा। जब भी लिटमस पत्र अपना रंग तब बदलता है जब उस पर द्रव डाला जाता है।
ठीक है। कल सर 5:30 बजे आरके सिंह सर लाइव आ रहे हैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर, मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक का जैसा आप लोगों का आदेश होगा उस हिसाब से क्वेश्चन में भी बदलाव होगा। और हम चाहेंगे कि आप लोग कल 5:30 बजे जरूर से जरूर जुड़िए और अपने क्लास का आनंद उठाइए, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट हो, भले ही किसी मोड़ पे, उसी के लिए प्रयास करते हैं सर। अच्छे अच्छे टीचर को भी जोड़ते हैं ताकि वो अच्छा आपको पढ़ा पाएं और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएं। हमको तो सर एक लाइन का बात है, चला हमारे खाली प्रणाम कह लेगा अपन काम खत्म, ठीक ना। अब तू वो अलग बात है कि तुम अगर हम कहेंगे कि चला मेरे भी सपने हैं, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने जिले के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपने समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ कर सकूं। हमेशा मतलब लगते रहता है कि इस बार ये कर देते हैं, इस बार वो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन एक लाइन का बात है, जो मैं कर रहा हूँ शायद मेरे लिए वो बेस्ट है कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं सर और आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं। नहीं भी खाता हूं चला तो फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता 4 कब बज गया। तुमको क्या लगता है शाम में हम आते हैं ऐसे लंबा लंबा छोड़ देते हैं, चला भर दिन पूरे चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। न्यूमेरिकल का कहाँ पर पीडीएफ जाएगा, थ्योरी का कहाँ पीडीएफ जाना है, इसका साइंस टेस्ट का क्वेश्चन चेक हुआ कि नहीं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन चेक हुआ कि नहीं, का के जगह की तो नहीं है, आंसर गया कि नहीं, टेलीग्राम पे सेंड हुआ कि नहीं, मतलब A to Z चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तब तू फोन करके बोलता है टेलीग्राम ये सर कौन तरीका है, अभी तक सर थ्योरी नहीं आया है, क्या कहेंगे बताओ। फिर भी अब हमारे टेक्नीशियन साहब हैं, देखिए बैठे बैठे अभी सो गए हैं, वो इतना थके हुए हैं, अभी सो रहे हैं, वो हम पढ़ा रहे हैं वो सो रहे हैं। 10 बजे 11 बजे 12 बजे पता नहीं चलता है कब तक जगते हैं। तो यही मामला है सर, हम लोग पूरी टीम आपके लिए, ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम सर 12-1 बजे रात तक जगती है और दिन भर कोई नहीं सो रहा है। कहते हैं सर डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। इस क्वेश्चन को हम इजी मोड में रखें, इसलिए रखें कि 30 को क्वेश्चन पूछा एएलपी में इस टॉपिक से, सारा सेट मिला के CBT 1 में, इसलिए हम इसको एकदम आराम से देखो रखे हैं। एक होता है उभयधर्मी, हम अब दूसरे तरीके से भी काम कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर हम चीजों को कैसे डालें। उभयधर्मी बोले तो चला अम्ल और क्षार दोनों का गुण, अम्ल और क्षार दोनों का गुण अगर रहेगा तो इसको हम उभयधर्मी कहेंगे। किसका किसका गुण रहेगा, चला अम्ल और क्षार दोनों का गुण रहेगा जिसको हम चला उभयधर्मी कहेंगे। अब मामला ही है इसमें सर एक लाइन उभयधर्मी सब जानता है, एम्फोटेरिक, कभी कभी हिंदी में ओकरा एम्फोटेरिक लिख देता है तब लड़का कंफ्यूजिया जाता है। तो चला मामला क्या है, अब जैसे माउथ को ओरल लिख देगा तो लड़का घबरा जाता है, वो है ना रे। कहते हैं अम्ल और क्षार दोनों से गुण, दोनों का गुण होता है। इसमें सर एग्जांपल में आप आ जाइए Al2O3, Al2O3 आ जाइए, आप PbO2 आ जाइए सर, ZnO आ जाइए। इतने पूछता है बहुत सारा, 3 गो से बाहर तो अगर एक को क्वेश्चन चल गया तो काहे पढ़ाएंगे, क्या बना के देख लियो, गुरु जी का अपना एक्सपीरियंस है। ये 3 को पूछेगा, इसलिए 3 को तो खा पी जाओ, चाट पोच जाओ, जो तोरा दिल करता है वो कर जाओ। हो गया अम्ल और क्षार। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये ऑक्साइड है। अगर तुमको कहेगा, ध्यान देना, कि धातु के ऑक्साइड, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर कहेगा यहीं पर एक लाइन और क्यों नहीं हम लोग पढ़ लें, जो खूब पूछता है धातु के ऑक्साइड पूछेगा, धातु के ऑक्साइड पूछेगा तो कहेंगे क्षारीय। अगर भाई हमारे अधातु के ऑक्साइड पूछता है, अधातु देखना चला नीचे है, हम बोल देते हैं लिख लेना, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड ये हो जाएगा भाई मेरे अम्लीय। धातु के ऑक्साइड हो जाएगा क्षारीय, और धातु के अम्लीय। तोरा याद नहीं रहता इसे याद रखना, O फोर अधातु, O फोर अम्लीय। ये एग्जाम वाले में बच्चा भूल जाता है, कहता धातु के ऑक्साइड क्या, तो लड़का मार देगा अम्लीय क्षारीय, पता नहीं चलता। तुम ऐसे याद रखो, O फोर अधातु, O फोर अम्लीय, O फोर अधातु, O फोर अम्लीय, O फोर अधातु, O फोर अम्लीय। इसका मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। लेकिन कुछ है ऐसे धातु के भी ऑक्साइड, जैसे अल्युमिनियम धातु है लेकिन इसके ऑक्साइड उभयधर्मी है, इतने याद रखना है। सीसा धातु है फिर भी इसके ऑक्साइड उभयधर्मी है, जिंक धातु है फिर भी इसके ऑक्साइड उभयधर्मी, ये अपवाद है। बाकी जितने भी धातु हैं उसके ऑक्साइड क्षारीय हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हैं।
अब आइए सर क्वेश्चन की दुनिया में, कहता है डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं, तो या तो Al2O3 न PbO2 न ZNO। बता क्या हो जाएगा? तो आंसर तो सब खोजने ना, उभय धर्मी इज द आंसर, उभय धर्मी इज द आंसर। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। इतने को रट लो। आप देखो अगर क्वेश्चन कैसे कैसे वैरायटी में पूछ रहा है बेटा। द नेक्स्ट कहता है कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है? हमारा तो तीनों को चीज याद है, Al2O3 उभयधर्मी है, Al2O3 की उभयधर्मी है, ZNO उभयधर्मी है, PbO2 उभयधर्मी है। बनान चला जे क्वेश्चन बने वैसे बनता है। तो बता की होगा आंसर? या तो अल्युमिनियम, ना तो जिंक, ना तो सीसा। देखो तो की है ऑप्शन में, अल्युमिनियम है कि जिंक सीसा केने है? अल्युमिनियम तो है, मारना आंसर हो गलो, खत्म कहानी। तीनों को है। चला जो टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं सर, कोई भी एक टॉपिक का सवाल 3-4 लाएंगे ना तो आपका टॉपिक और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तांबे की प्रतिरोधकता होती है, तांबे की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी सर? व्हाट इज द तांबे की प्रतिरोधकता? तांबे की प्रतिरोधकता की अगर आप बात करोगे बेटा, आंसर क्या होगा? इतना याद ही रखना पड़ेगा, दूसरे का उपाय नहीं है कि तांबे की प्रतिरोधकता क्या होगा। आंसर आपका हो जाएगा 14 नंबर का बी, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये बहुत बार पूछा है, इसलिए पूछा है घर में हम लोग तांबा का तार यूज करते हैं, इसलिए आपको यह पूछा है। इसको एकदम याद रखिए, 1.69 10⁻⁸ ओम मीटर। कभी कभी कुछ कुछ डेटा भी होता है ना, चला बुक में नहीं है लेकिन पूछा है तो हम कोशिश करते हैं वो भी तुम तक पहुंचा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। 1.69 10⁻⁹ ओम मीटर, 1.69 10⁻⁹ ओम मीटर, इस आपको याद रखना चाहिए। यदि किसी सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाए, चला रे आप तू भाई हमर सोना हमर V = IR। अब तो तोरा तो समस्या ही है कि तोरा प्यार से कहेंगे तो तुम कहेगा देखता है 99% ले लेता है इसीलिए प्यार से बात कर रहे हैं। तो हम डांट देंगे, कहेगा देखो कितना घमंड है, मां कसम ने हेने रहने देगा ना होने रहने देगा, केने रहे। गुरु जी तो वो बीचे में फसल है, करे कि चला के लिए चला रही। गुरु से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता है अपने बच्चों से। मेरे गुरु जी हैं ना, अभी भी फोन करते हैं तो कहेंगे, हम कहेंगे प्रणाम, हाँ हाँ खुश रह। मतलब उनके मुंह से कभी भी मेरे दुखी रहने की बात, और पूरा गांव में ढिंढोरा पीटते हैं मेरे लिए कि वो बहुत अच्छा लड़का है। गुरु जी कभी आपके लिए गलत कभी नहीं। एक गुरु कभी सोच सकता है अगर कहीं ना कहीं चला हम अगर तुमको पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किताब पे किए हों तभी ना तुम्हारे सामने। और जो आदमी हार्ड वर्क किताब पे कर सकता है वो बेईमान कैसे हो सकता है? एक लाइन की बात है, हम बिजनेसमैन हैं, हम एक गुरु हैं, और गुरु हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क चला किताब पे किए। और अगर हम हार्डवर्क किताब पे किए तो मैं बेईमान हो सकता हूं, तो इसका मतलब तू भी बेईमान हो सकता है। बेईमान आदमी कभी किताब पे बैठ पाएगा? तो कॉमन सेंस का बात है। तो इसलिए चला हम चाहेंगे कि तुम लोग भी ईमानदार बनो, और मैं भी भगवान से कामना करूंगा कि मैं भी ईमानदार बनूं। कहते हैं यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए, जैसे प्रतिरोध की बात कर रहा है तो हम लिख लेंगे कौन फॉर्मूला लग रहा है, अच्छा R की बात किया तो वोल्टेज समान रखने पर, यानी वोल्टेज प्रवाहित विद्युत धारा यानी I तीनों में रिलेशन हमको 1 ओम का नियम है V = IR। तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी, यानी I के बारे में बात कर रहा है, I = V/R होता है। अब भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए, वोल्टेज समान रखा जाए, वोल्टेज नहीं बदलेंगे, तो इसको दुगुना करेंगे तो आधा हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कौन बात है? इसको अगर हम दुगुना कर देंगे, नीचे वाले को दुगुना करेंगे तो आधा नहीं होगा। तो कर लो, नए विश्वास होता है। तुम कहेंगे हमारा मास्टर नए विश्वास होता है, तो ये I = V/R होता है। I नया अगर करेंगे भाई हमर, तो V/2R हो जाएगा। तो I नया बराबर हो जाएगा V/R को हम I लिख सकते हैं, तो I/2 लिख देंगे, यू विल गेट द आंसर। I नया बराबर I/2 हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? तो आधा बढ़ जाएगा, आधा घट जाएगा, शून्य हो जाएगा। करो में झोल कर दिया है, देखो ना क्वेश्चन है, आधा बढ़ जाएगा आधा घट जाएगा। अब लेना आधा हो जाएगा ये बात तो ठीक है, लेकिन आधा बढ़ जाएगा कि आधा घट जाएगा, मतलब मामला गड़बड़ है। अब कैसे होगा मामला, बता आंसर की होगा, व्हाट इज द आंसर चला? तो हम कहेंगे आधा घट जाता है। आप कहेगा कैसे? तेरे मास्टर, अरे भाई, अरे सोना, ये अगर 10 है
आ ई हो गए 10/2, तब 5 हो गए तो आधा घट न गया, 20 हो जाता तो आधा बढ़ जाता। फिर भाई 10% हो हमारे भाई के पास, आप 5% हो गया, इसका मतलब 10% से 5% हो गया, तो इसका मतलब आधा घट न गया। आई से i/2 हो गया तो आधा घट न गया। क्या चला तेरा ले जाएंगे उस जगह तक जहां तक तेरा रिजल्ट होगा, और उसमें मेरी सहायता जरूर रहेगी। हम ये मानते हैं कि आपके पढ़ने से ही रिजल्ट होता है, लेकिन 2% भी तो सर हमारे और अच्छे शिक्षकों का जो जिसका मैं सर टीम बना रहा हूं कि आप तक पहुंचे, और मिनिमम से मिनिमम फी में आप तक पहुंचे, 100%, 50% में आप तक पहुंचा दें। हम उस चीज पर काम करने जा रहे हैं सर, जो कि आपको आप पता नहीं, आप इसके बारे में बहुत सारा चीज प्रिडिक्ट करेंगे, देखो ये बिजनेस कर रहा है, देखो ये कर रहा है, देखो वो कर रहा है, देखो पैसा ले रहा है। आप सोचिए सर, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अभी 15 को सेट ला रहा हूं आरके सिंह सर का, कंप्लीट फ्री है सर। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर आप फ्री ही बच्चों को दीजिए ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सके। तो सर आपकी सेवा में है, आप कीजिए सर, आपको शायद अच्छा लगेगा। और कल 5:30 बजे से आप लाइव आ सकते हैं, देख लीजिए यह हाल होगा, नहीं पढ़िएगा। कहते हैं एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। चला रे, एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन, हम बार बार कहते हैं, लेकिन यहां फंसेगा तैयो। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। सुपरमैन जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। मैन दैट इज नॉर्मल। कहते क्या है सर कि अगर अति चालक है, ध्यान देना, अति चालक है, अति चालक मतलब एक मैन, सुपरमैन में बहुत ज्यादा शक्ति, तो चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, अति चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से हो। विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से हो। अब विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से हो मतलब प्रतिरोध कम हो, प्रतिरोध कम हो। अब प्रतिरोध कम हो यानी चालकता, एक करिया पे नहीं चलेगा, यानी चालकता अधिक हो। ध्यान देना चला, इस 100 पॉइंट पूछता है। अति चालक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। अति चालक मतलब विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा, इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। अब प्रतिरोध कम होगा, इसका मतलब चालकता अधिक होगा ना। अब पढ़ो, तुम्हारे पास कहता है एक पदार्थ क्या होने पर अति चालक होगा, तो अति चालक तब होगा, कहता है प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक की तो बात हम नहीं करें, कम होगा। प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा, एक ऑप्शन ये दिया है, चलो ये ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। अब प्रतिरोध होगा, एगो दिया प्रतिरोध का मान 0 होगा। चला, प्रतिरोध का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, 0 हो सकता है, ये भी इमेजनरी केस है। तो अति चालकता भी इमेजनरी केस है, ऐसा होता नहीं है। प्रतिरोध तार होगा तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होबे करेगा, इसलिए मिनिमम 0 कहेंगे, क्योंकि सुपरमैन कहीं होता है क्या? सिनेमा सब में ऐसे ही कह दिया जाता है सुपरमैन, ऐसा कोई सुपरमैन होता है क्या? वैसे ही अति चालक जो है, ये अति चालक नाम का कोई चीज होबे नहीं करता है। तो हम मान के चलेंगे कि प्रतिरोध का मान 0 होगा। यहां आंसर कम भी है तुम्हारे पास, तो हम तो यहां लिखा दिए प्रतिरोध कम होगा, लेकिन सबसे कम कितना होगा? तो 0। तो अगर ये ऑप्शन में रहे तो ये आंसर होगा, ये नहीं रहे तो ये सेकंड ऑप्शन आंसर मान, क्योंकि ये भी काल्पनिक है, कभी 0 नहीं हो सकता। तो अति चालकता भी काल्पनिक है, जैसे कि सुपरमैन आपका काल्पनिक है। राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑप्शन आपको डी मारना है, डी नहीं रहेगा तब बी मार देना है, यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया? जल्दी से लिख लो, इस सब पूछेगा, कहेगा अति चालक में विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है, प्रतिरोध कम होता है, सबसे कम 0 तक जाएगा, ऋणात्मक नहीं होता है, और चालकता अधिक होती है। द नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर से संबंधित है? चला रे, जूल का नियम। जितना भी केतली का गर्म होना, आयरन का गर्म होना, कुछो गर्म होना, जूल चचा के नियम है। अब एक में कुछ कभी कभी पूछ देता है जूल के नियम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, माइक्रोवेव ओवन पूछ देता है, नोट कर लो। जूल के नियम का उदाहरण नहीं है, जितना गर्मी उत्पन्न करने वाला है सब जूल के नियम का उदाहरण है। गर्मी
मतलब जूल का नियम, हीटर हो गया, आयरन हो गया, जूल के नियम का, लेकिन अब ये नहीं पूछता है, अब कहता है जूल के नियम का उदाहरण नहीं है, जूल के नियम का उदाहरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन। ये देता है, इसको ध्यान से देख लो, माइक्रोवेव ओवन ये जूल के नियम का एग्जाम्पल नहीं है, राइट इट डाउन। इससे सर रेडियो तरंग के द्वारा गर्मी उत्पन्न किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य नहीं करता, लेकिन जितना गर्मी उत्पन्न करने वाला यंत्र है वो जूल के नियम पर होगा। और जितना ही सर जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब सर आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। जूल के नियम का उदाहरण नहीं है माइक्रोवेव ओवन, और कहेगा जितना फैराडे के नियम पर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब फैराडे के नियम पर आधारित है। द नेक्स्ट वन इज, हो गया, कहेगा फैराडे, ये तो ओम का नियम जानिए रहा है, न्यूटन का तो पूरा भथेड़े नियम है, जितना खोज लो। फैराडे का नियम, जनरेटर, मोटर, जूल का नियम जितना गर्मी उत्पन्न, माइक्रोवेव ओवन जूल के नियम पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? बता चला, गुर्दा, इससे उत्सर्जन होता है सर, पानी का फिल्ट्राइजेशन कहते हैं, मूत्रवाहिनी एकदम उत्सर्जन होता है मूत्र का, मूत्र मार्ग से भी मूत्र का होता है, गर्भाशय से उत्सर्जन होता है, इसमें एकत्रित करते हैं, गर्भाशय से गर्भ का धारण होता है, इसमें एकत्रित किया जाता है, यह उत्सर्जी अंग नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। बाकी आपका सर उत्सर्जी अंग है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे के, जब ये पथरी की बात करें ना, एक लाइन का बात, कहीं पर भी पथरी तोरा कह दे तो एक लाइन में आंसर मारना कैल्शियम ऑक्सलेट। आई कहेगा कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट कैसे होता है? तो अम्लीय भोजन से होता है, इसीलिए ज्यादा घी मसाला डालडा नहीं खाना है। अम्लीय भोजन से पथरी का निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, अम्लीय भोजन से बनता, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। किससे बनता चला? अम्लीय भोजन से बनता। कैल्शियम ऑक्सलेट एसिडिक होता है, ये अम्लीय भोजन, जितना भी खट्टा डकार वाला भोजन तुम खाता है ना, तेल मसाला वगैरह वगैरह लोग आजकल खूब खा रहे हैं, इसलिए पथरियों आजकल खूब होने लगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। चला, पथरी उतरी हो ना, इसका ध्यान रखना, वो सड़िया डॉक्टर से मत करवाना, झूठे पेट चीर देगा, बढ़िया डॉक्टर से ही जांच करवाना, ना तो मामला आजकल बड़ा गड़बड़। एक बार मेरे साथ भी पिछला दशहरा में बड़ा गड़बड़ कर दिया, कहा दूधू को पथरी है, और जब चेक करवाए तो एको को पथरी नहीं था, अब बोला 2 दिन के अंदर पेट चीर दो। पिछले साल 10वीं में हम कहे बाप रे बाप, अब तो जाएंगे हम बोरा में, दूसर कोई उपाय बचाने हैं, लेकिन चला कुछ नहीं था, पटना आके चेक करवाए थे। कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर बात करें, ये अम्लीय भोजन से बनता है, तो आंसर बता क्या हो जाएगा? कहता है कैल्शियम ऑक्सलेट आपका पहले ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम साइट्रेट है। आधुनिक आवर्तसारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। चला, सभी तत्व गैस हैं कि अगर बात करेगा तो एक गो तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 कह दे या 8th ए कह दे। चला, ये क्या है? तो ये गैसियस अवस्था में होता है, या अक्रिय गैस समूह भी इसको कहते हैं, एक भी इसमें दूसरा तत्व नहीं है, तो हम कहेंगे निम्न में से। बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कौन ठोस अवस्था में है, कौन द्रव, सब में मिक्सअप है, लेकिन गैस पूछेगा तो हम कहेंगे 18 बोले तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस हैं और गैसीय अवस्था में होते हैं। 18 को हम 8A भी लिखते हैं, 18 को हम क्या लिखते हैं? चला, 8A भी लिखते हैं। इसी को एक बार हम सर आज ही रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन सर जब फास्ट सबको डालते हैं तो मामला वहां गड़बड़ा जाता है, बच्चे देख नहीं पाते हैं क्योंकि लाइव नहीं रहता है वो, इसीलिए मैं डेली आपका रिवीजन कर दिया करूंगा और वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तुरंत आप एक बार में देखिएगा सर 20 से 30% आपको ज्यादा फायदा होगा। अब आते हैं सर एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। कहता है जैसे कहेगा पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट, अम्लीय खाना, कौन सा मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र नहीं है? बताओ, गर्भाशय में गर्भ धारण करते हैं, उत्सर्जी कैसे हो जाएगा? नियम, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जूल का नियम, जितना गर्मी है जूल का नियम, फैराडे, जनरेटर, मोटर। पदार्थ में होने वाला चालकीय पदार्थ, अतिचालक कहेगा तो शून्य मारेंगे ऑप्शन, नहीं रहेगा तो कम मारेंगे आंसर। कहता है एक सर्किट में प्रतिरोधी, तो I बराबर V/R से बनेगा, आपके सामने है। ई सर तांबे का 1.69 × 10⁻⁹ ओम मीटर हो जाएगा। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी? हम बोले तीनों को याद रखना है, Al2O3 ZnO PbO2, Al2O3 ZnO PbO2। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी अभिक्रिया करते हैं, तो आंसर हो जाएगा उभयधर्मी अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के अम्लीय होते हैं।
अगला, पीएच कागज प्रत्यक्ष प्रयोग पता नहीं लगाया जा सकता ठोस वस्तु से। सर पीएच कैसे रंग बदलेगा, द्रव का तो बदल देगा। आइए आपको हम सर बताए हैं, जब ये बनेगा नमक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलाएंगे तो नमक का निर्माण होगा, जिसमें HCl और NaOH लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड और क्या, तो कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी पर मैंने 2-3 सवाल आपको बनाए, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। जब कथा निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, हम बोले हैं आपको कैल्शियम देगा, सोडियम देगा, फास्फोरस देगा, या आपको सल्फ्यूरिक अम्ल देगा या चूना देगा, इतने देगा सर। अशुद्ध पानी का 101 नहीं होगा, 100 डिग्री सी से अधिक होगा, डिपेंड करेगा अशुद्धि कितना है। एक समान वेग, जब ये कहेगा चला समान समय में समान दूरी जाएगा और एक्सीलरेटर नहीं लेंगे तभी ना एक समान वेग होगा, तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा। आइए हम आपको फॉर्मूला पे बताएं, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा कर दिए, यहाँ AB कॉस थीटा कर दिया, सॉल्व कर दिए, tan थीटा बराबर आ जाएगा। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, और दूरी का मान चला केवल धनात्मक और शून्य होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सर आपको आज का क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। क्योंकि सर हम आपके लिए मेहनत करके लाते हैं, तो कम से कम सर आप थैंक यू तो नहीं बोल पाते, लेकिन कभी कहीं मिलिएगा सर तो थैंक यू जरूर कहिएगा हम, ठीक ना। मेरा बड़ाई कोई करता है तो हमको अच्छा लगता है। नमस्कार, खूब मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ जिंदा रहें तो सर आपके साथ रहेंगे, एकदम टेंशन नहीं। तू हमरा जे कहेगा कह लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि कहीं तुम मिलो। कल हम जा रहे थे सर, उधर रोड पर से एक लड़का आया भागे भागे, प्रणाम सर। सर हम ट्रेड पढ़े थे आपसे सर, मेरा सब लड़ गया सर, टेक्नीशियन मेरा हो गया। गुरुजी 5-6 आदमी था, सब देख रहा था, कहता मने मन कहते हैं अच्छा देखो मेरा चलवा टेक्नीशियन बन गया। वो गदगद जो है ना चला, वो पैसा से कभी नहीं मिल सकता। अमीरी 2 प्रकार की होती है, एक मुकेश अंबानी वाली अमीरी, एक अन्ना हजारे वाली अमीरी। अब अमीरी किसको कैसी चाहिए? अन्ना हजारे सर की अगर बात करो तो तुम अगर कभी मिलोगे तो उनका पैर छूने का दिल करेगा, लेकिन वही अगर आप मुकेश अंबानी की बात करो या और भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे सर, और भी जो अमीर लोग हैं तो वहां पर सर झुकाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है लोगों को, लेकिन अगर कोई अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं तो उनके सामने सर झुकता है। इसीलिए पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा ही कमाना जरूरी है ये जरूरी नहीं है, ये मेरा मानना है। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसा के बिना जिंदगी नहीं चलेगा ऐसा नहीं है। जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत है, पैसा कमाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए पैसा कमाना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो मारेंगे कान के नीचे। थैंक यू वेरी मच।